ओके, एब्रप्टली चूंकि एंड हो गया था सेशन, तो इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि स्पेंसर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और हमने अभी ये बात समझी है कि अगर हम दो बड़े पोइट निकालें, ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक के फर्क को ख़त्म करते हुए, तो हम यकीनन एलिजाबेथन एज दो बड़े पोइट जो हैं वो शेक्सपियर और स्पेंसर लेंगे। तो स्पेंसर के बारे में हम अभी देख रहे थे कि इनमें वो टोटली रेनेसां स्पिरिट तो नहीं आपको मिलेगी जो आपको दूसरे पोइट्स के अंदर मिलती है, वाइट और सरे के अंदर, या फिर थॉमस सैकवेल के अंदर, या फिर आपको फिलिप सिडनी के अंदर मिलती है। वो तो मैन ऑफ रेनेसां है हमने कहा। तो जो स्पेंसर है, स्पेंसर के अंदर हमें डबल टच मिलता है। इनको मीडिएवल एज से ज्यादा लगा होता है एज ए लिटरेरी पर्सन। ये नहीं कि वो मिडिल एजेस में वापस जाना चाहते थे, ना ही वो पॉसिबल होता है। उनको सिर्फ उस टाइम की जो एटमॉस्फेयर है, वो जो नाइट्स होते थे, शिवलरी कोड, जो भी पॉजिटिव साइड उनको मिलती है वहाँ, उससे वो अट्रैक्ट होते थे। तो उन्होंने अपनी पोइट्री को इस तरह किया है कि कंबाइन कर दिया दोनों ट्रेंड्स को अपनी पोइट्री के अंदर। और इनका जो मास्टर वर्क है अभी हमने देखा कि वो फेरी क्वीन है, जिसके अंदर जो फेरी क्वीन है वो ग्लोरियाना भी जिनका नाम है, वो एलिजाबेथ हैं। और उसके बाद हमने देखा, बल्कि अभी इसके बारे में पढ़ रहे थे, शेफर्ड्स कैलेंडर। ज्यादा तो फेमस वर्क आपको पता है फेरी क्वीन है इनका। तो शेफर्ड्स कैलेंडर इज ए पेस्टोरल पोएम, ठीक है, जो ऐसी पोएम्स जो अबाउट कंट्री साइड के बारे में होती हैं, जो अबाउट सिंपल लाइफ और शेफर्ड्स की लाइफ और उनकी जो सादा जिंदगी है उसमें पोर्ट्री की जाती हैं, पास्चर्स और एनिमल्स और नेचुरल इमेजरी जिसके अंदर होती है फुल, written in an artificial classical style which had become popular in the Europe on account of the revival of learning, ठीक है, consisting of the 12 parts। तो जैसे ये कैलेंडर है, शेफर्ड्स का कैलेंडर है, तो इसके जो पार्ट्स हैं ऑब्वियसली वो उसी कैलेंडर में डिवाइड हुए 12 महीनों के एतबार से, which devoted to a month of the year. Here the poet gives expression to his unfruitful love for a certain unknown Rosalind, ठीक है, through the mouth of the shepherds talking and singing. It also deals with various moral questions and the contemporary religious issues. साथ साथ थोड़े ये डिस्कस किए गए हैं, लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो 12 पार्ट्स हैं और हर हिस्सा जो है वो एक महीने के एतबार से है और उसी एतबार से ये पोएम प्रोग्रेस करती है। शेफर्ड्स कैलेंडर और एक पेस्टोरल पोएम है। Some other poems by Spenser. The same type of the conventional pastoral imagery was used by the Spenser and Astrophel. तो इनकी भी पोएम है एस्ट्रोफेल, लेकिन ये एस्ट्रोफेल और स्टेला के साथ इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है, यकीनन है। वो क्या है? बिकॉज इट इज एन एलेजी विच ही रोड ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। एलेजी एक ऐसी नज्म होती है जो किसी के मरने पर दुख के इजहार के लिए लिखी जाती है। सो ये सिडनी की डेथ पे इन्होंने लिखी थी, to whom he had dedicated the calendar। और एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो डेडिकेट किया था फिलिप सिडनी को, और उनकी डेथ के ऊपर इन्होंने एस्ट्रोफेल यानी स्टार लवर जो है एलिजी लिखी। फोर हिम्स उसके अलावा अलग से इनकी तख्लीक हैं, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मेलोडियस वर्स वर रिटन बाय स्पेंसर इन ऑनर ऑफ लव एंड ब्यूटी, ठीक है। हिज एमोरेटी, वो एमोरेटी भी असल में लव के रिलेशनशिप को ही कहा जाता है, एमोर जैसे लव को कहते हैं लैटिन के अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ 88 सॉनेट्स, ठीक है, रिटन इन द पेट्रार्कन मैनर विच हैड बिकम वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। जैसे हम देख रहे हैं कि सारे लोग पेट्रार्क के मॉडल को फॉलो करते हैं और उसी चीज को सामने रख के सोनेट्स तख्लीक करते हैं। सोनेट्स मोस्टली अमूमन होती हैं किसके बारे में? अमूमन लव सोनेट्स होती हैं, अपनी बिलव्ड को डिस्क्राइब किया जाता है या उसके इवेंट्स का तस्करा किया जाता है। और ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह मिडिल एजेस से ये अलग है। पेट्रार्क, आप सोचें कि मिडिल एजेस में तो इंसान से मोहब्बत के जज्बात का इजहार या सोनेट लिखने का सवाल ही नहीं पैदा होता था जब चार्ज डोमिनेट था। तो वह पेट्रार्क को तो सजाए मौत दे देते अगर वैसी हरकत करता। अब आप देखते हैं कि उसने जब रेनेसां आता है, तो बल्कि बुनियादी शुरू वाले लोगों में भी शामिल है, तो आप देखें कि उसके उस पैटर्न को कितने लोग फॉलो करते हैं। तो इनके एमरेटी जो है वो एक
जो बुक है उसमें 88 सोनेट्स का वो कॉम्बिनेशन है. So Petrarchan manner, which had become very popular in those days under the influence of the Italian literature, describes beautifully the progress of his love for Elizabeth Boyle, whom he married in 1594. ठीक है, उसके बारे में, एलिजाबेथ बॉयल के बारे में है, जिनसे बाद में इनकी शादी भी हो जाती है. His Epithalamion is the most beautiful marriage hymn in English literature. और Epithalamion जो marriage hymn होती है एक टाइप की, जैसे हमारे यहाँ सहरा लिखा जाता है, शायद एपिथेलमियन कहते हैं उसको. तो एमरोथी, 4 हिम्स, और इनकी जो एस्ट्रोफेल जो एलिजी है, ये भी फेमस हैं साथ साथ, बिसाइड शेफर्ड्स कैलेंडर और फेरी क्वीन तो इनका मास्टरपीस है. स्पेंसर इज द पोएट्स पोएट भी इसको कहते हैं, पोएट्स पोएट. द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्पेंसर इज the greatness of the Spencer as a poet rests on his artistic excellence. He occupies an honored place in the front rank of the English poets as the poet of the beauty, music, harmony, though which he brought about a reconciliation between the medieval and the modern world. इस पे हम पहले बात कर चुके हैं. उनकी पोइट्री में रिकन्सिलिएशन मिलती है, दोनों टच मिलते हैं, दोनों ट्रेंड आपको मिलते हैं. यहाँ पे पेट्रार्क को भी ये फॉलो करते नजर आते हैं. रेनेसां एलिमेंट भी मिलता है, इनकी जो हैंडलिंग है, जो टेक्निक है, वो सारी मॉडर्न है, पर सब्जेक्ट मैटर हमें समटाइम मिडीवल मिलता है. So he composed his poems in the spirit of the great painter, great musician. ठीक है, ग्रेट पेंटर की तरह ये वर्ड्स से पेंटिंग भी करते हैं, इमेजेस बनाते हैं खूबसूरत, और इनकी पोइट्री में हमें म्यूजिक भी मिलता है. Above all, he was a poet of imagination who by means of his art gave an enduring to the offsprings of his imagination. As the metrist, his greatest contribution to the English poetry is Spenserian stanza. ये इनका फेमस है, बाद में यूज भी हुआ, which is admirably suited to descriptive or reflective poetry. It is used by Keats in the Eve of Saint Agnes. Keats ने अपनी पोएम में यूज किया, उनकी जो पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, and by Shelley in the Revolt of Islam, उनकी जो पोएम है, and the Byron in Childs Harold's Pilgrimage. तो बायरन भी इनको, इनके स्पेंसर के स्टैंजा को यूज करते नजर आते हैं, और हमें नजर आते हैं कीट्स भी इनके फैन हैं. और आपने देखा होगा कि कीट्स की पोइट्री हो या बायरन की, या आगे हम रोमांटिक एज में जब पहुंचेंगे तो एक बात नोट करेंगे कि उनमें भी मीडिएवल से लव जो है, जो रिमोट टाइम है, उनकी तरफ जाने का ट्रेंड पाया जाता है उनके अंदर वो, और मोस्टली इसी वजह से वो स्पेंसर से हमें मुतासिर नजर आते हैं. तो स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आप थोड़ी देर में अभी मुझे जवाब देंगे. लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. On account of all these factors, Spenser has been a potent influence on the English poets of all ages. And there is no exaggeration in the remark made by Charles Lamb. तो ये चार्ल्स लैम्ब जो एक एसेइस्ट हैं, राइटर हैं, आगे चल के हम चार्ल्स लैम्ब को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा तारुफ हो जाएगा, लेकिन अभी ये इतना याद रख लें कि चार्ल्स लैम्ब ने इनके बारे में कहा था, स्पेंसर इज द पोइट्स पोइट, कि ये शायरों का शायर, पोइट्स का भी एक पोइट है, जिससे बहुत ज्यादा लोग मुतासर होते हैं. तो ये लाइन किसने कही थी, द पोइट्स पोइट, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. और स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है, ये अभी आप वैसे गाइड करने वाले हैं मुझे. और कीट्स ने फॉलो किया सेंट ऑफ ईव ऑफ सेंट एग्नेस के अंदर, शैली ने रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में, और बायरन ने चाइल्ड्स हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज के अंदर. तो अगर हम इस लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं तो हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल रेनेसां पोइट्री के बारे में आज हमने पढ़ना, जो नॉन ड्रामेटिक है स्पेशली, लेकिन फिर भी हमने शेक्सपियर का थोड़ा सा टच लिया. और शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखनी है, 154 सोनेट्स जो उन्होंने लिखी, हमें ये बात समझी कि उनका डिफरेंस कैसे है पेट्रार्कल सोनेट्स के साथ, स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस है खास तौर पर. बैकग्राउंड के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं. ओवरऑल हम बैकग्राउंड पे पूरा हमने लेक्चर किया था. दो बड़े जो ट्रेंड हैं, रिफॉर्मेशन और जो है रेनेसां का जो दूसरा ट्रेंड है वो है ह्यूमनिज्म. तो ह्यूमनिज्म और रेफॉर्मेशन पे के जितने भी एलिमेंट जो आपको
खूबियां मिलेंगी, जैसे डिस्कवरी है, एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, इंटरनल वर्ल्ड को डिस्कवरी, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, लव है और ह्यूमन एडमिरेशन है। ये सारे एलिमेंट आपको मिलते हैं रेनेसां पोएट्री के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि पहला ग्रेटेस्ट वर्क था वो टोटल्स मिसलेनी था, जो कि दो पोइट्स ने मिलके इसको ये बुक लिखी थी, सर थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड ने, दोनों ने मिलकर। और इसी तरह बिल्कुल एक दो पोइट्स ने मिलके एक और बुक भी लिखी थी, वो रोमांटिक एज स्टार्ट करेगी वो बुक। है किसी के माइंड में? यस सर, एस.टी. कॉलरिज एंड वो लिरिकल बैलेड्स 1798 में। बिल्कुल बिल्कुल, ये 4-5 लोग इकट्ठे से एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज ने जिस टाइम मिलकर एक बुक लिखी थी, ये ट्रेंड स्टार्ट किया था थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड ने, ठीक है। टोटल्स मिसलेनी जब लिखी उन्होंने 1577, थोड़ी इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इन चंद वर्ड्स की ना। और उसके बाद हमने बात की ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो आपने समझा है, और इटली से ब्लैंक वर्ड्स जो है वो सामने आती है, और बाद में फिर इंग्लिश पोइट्री के अंदर थॉमस वाइट और सर इसको यूज कर रहे हैं, बाद में मार्लो शेक्सपियर जो है वो इसको रिफाइंड वे में यूज करते हैं। थॉमस सैकविल को भी हमने पढ़ा कि उन्होंने सिर्फ ड्रामा नहीं लिखा है गॉर्बर्ट, बल्कि पोइट्री का एक वर्क भी लिखा है जो बड़ा फेमस है, मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट। और उसके अंदर क्या है, उसके पे थोड़ी सी हमने बात की। फिर हमने पढ़ा कि सर फिलिप सिडनी, एक और रेनेसां पोइट हमारे सामने आते हैं जिनका प्रोज वर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको भी हमने साथ देख लिया है। प्रोज में दोबारा से भी अगर देखना पड़ा तो हम उसे देख लेंगे। और जिसमें आर्केडिया हमने देखा जो कि प्रोज और पोइट्री का मिक्स्ड वर्क है, इसलिए हमें पोइट्री में भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ढेर सारे सॉन्ग्स हैं, इसके अंदर सोनेट्स मौजूद हैं। और अपॉलॉजी फॉर पोइट्री हमने देखा, उसके बारे में किस बुक के अगेंस्ट आई थी और उसमें क्या 4 ऑब्जेक्शन थे, और फर्दर जो है वो अलग से भी हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। हाल दो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली। एस्टोफेल एंड स्टेला बड़ा फेमस इनका फिर वर्क है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके अंदर कितनी सॉनेट्स हैं। स्पेंसर नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पोइट है आते हैं लास्ट पे जो हमने बात की, और इनमें हमने ये भी देखा कि इन्होंने इनमें इन दोनों ट्रेंड को ये मिक्स करते हैं, मिडीवल को और मॉडर्न, जो उस टाइम का मॉडर्न है यानी रेनेसां। इनका जो मास्टर वर्क है हमने देखा फेरी क्वीन है। क्वीन ग्लोरियाना कौन है ये भी हमने समझा, और ये एक एलिगोरिकल वर्क है, और इसमें भी दोनों ट्रेंड जो हमें नजर आते हैं सब्जेक्ट मैटर में, और फिर 2 लेयर्स में भी हमें मिलते हैं दोनों ट्रेंड। तो डबल नेस जो है ना अक्सर नजर आ रही है हमें स्पेंसर के अंदर। शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो एक पेस्टोरल पोएम है, और इसको 12 हिस्सों में मंथ के एतबार से वो डिवाइड कर दिया गया है। और अदर पोएम्स में एस्ट्रोफेल है जिसका ताल्लुक फिर सिडनी के साथ भी है क्योंकि उन्हीं की डेथ पे ये लिखी गई एलिजी है। और हमने ये भी साथ समझा कि शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो डेडिकेट किया गया था सिडनी को। 4 हिम्स एमरोटी और एपिथेल्मियन भी इन्होंने लिखी हैं। और स्पेंसर को हमने लास्ट पे हमने समझा कि स्पेंसरियन स्टेंजा जो है उसके बारे में हमने देखा कि बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी कंट्रीब्यूशन है, टेक्निकल कंट्रीब्यूशन है, और ये पोइट भी कहलाते हैं। और ये किन्होंने कहा था? चार्ल्स लैंग ने कहा था। ओके, अब हम आते हैं डिस्कशन की तरफ और कुछ सवाल जवाब की तरफ।